यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों का हमारे नॉलेज के साथ, हमारे ज्ञान के साथ काफी गहरा संबंध है। जैसे चिड़िया एक छोटे से आसियाने को बनाने के लिए बार बार उड़ान भरती है, छोटे छोटे तिनकों को अपनी छोटी सी चोंच में उठा करके लाती है और उस आसियाने को एक सही रूप देती है। उसी तरीके से हमें भी अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे चीज़ों को बार बार पढ़ना होता है, समझना होता है, उसको रिवाइज करना होता है और तब जाके एक दिन हमारे पास ज्ञान का अपार भंडार होता है। तो इस सोच के साथ, इस माइंडसेट के साथ आप आ चुके हैं आपके अपने चैनल डिजिटल गुरु पे, जहाँ पे हम क्लास 10 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पीछे के वीडियोस में हम लोगों ने ये नेशनलिज्म का जो आइडिया है इसको समझने का प्रयास किया, अच्छे से समझा है। यहाँ पे एक नया टॉपिक न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850 स्टार्ट करना है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। यहाँ पे इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि ये टॉपिक का टाइटल ही ऐसा क्यों है, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। तो यूरोप में, यूरोपियन हिस्ट्री में इस ईयर का 1789 का काफी सिग्निफिकेंस है। खास करके 1789 से लेकर के 1815 का जो पीरियड है यूरोप में, पर्टिकुलरली फ्रांस में, काफी सिग्निफिकेंट पीरियड है, क्योंकि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जिसके बारे में क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। और इस 1789 से लेकर के 1815 तक काफी सारे चेंजेस फ्रांस में, यूरोप में हमें देखने को मिलते हैं। तो 1789 से पहले यूरोप की सोसाइटी कुछ अलग थी। 1815 तक आते आते यूरोपियन सोसाइटी में, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम में, वहां के इकोनॉमिक सिस्टम में काफी ड्रास्टिक चेंजेस हैं। तो इस चेंजेस की वजह से, 1789 के रेवोल्यूशन की वजह से यूरोप में एक होप सी जगी, एक उम्मीद जगी फ्रांस को छोड़ करके बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, कि जिस तरीके के चेंजेस यहाँ पे फ्रांस में हुए थे उसी तरीके के चेंजेस हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, जिसके बारे में क्लास 9 का जो सेकेंड चैप्टर था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे। तो यहाँ पे ब्रीफ समझ लीजिए कि ये जो होप जगी कि सोसाइटी में चेंजेस हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। तो अब ये चेंजेस किस तरीके से आएंगे, इसको लेकर के लोगों के 3 आइडियाज, मतलब माइंडसेट 3 तरीके का होगा, एक लिबरल, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल्स। तो इसको समझने के लिए क्लास 9 का जो वीडियो है उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप इस पूरे आइडिया को, लिबरल आइडिया, कंजर्वेटिव आइडिया या रेडिकल आइडिया क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो चैप्टर है, सॉरी ये टॉपिक है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। तो मतलब क्या है कि 1789 से पहले भी कंजर्वेटिज्म था। ठीक है, 1789 में जो रिवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, वहां से लेकर के
1815 तक भी यूरोप में 3 सेक्शंस थे लोगों के सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव इस पीरियड में भी है, लेकिन जो 1815 का पीरियड है, 1815 का टाइम है जब नेपोलियन की डिफीट हो जाती है, उसके बाद उनके माइंडसेट में काफी बड़ा बदलाव आता है। इसीलिए इसको इस टॉपिक का नाम दिया गया है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो टॉपिक का ये जो कीवर्ड है कंजर्वेटिज्म, इसका क्या मतलब है। तो कंजर्वेटिज्म जैसे आपने बातचीत में भी सुना होगा, फ्रेंड्स के बीच या लोगों के बीच सोसाइटी में बात कर चुके हैं कि हमारे दोस्त का या हमारे मामा का या हमारे रिलेटिव का जो फैमिली है वो काफी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जो पुरानी सोच वाले लोग हैं, ठीक है, जो पुराने रीति रिवाज कस्टम्स में बिलीव करने वाले लोग हैं, उनको कहते हैं हम कंजर्वेटिव। और ये जो एक सोच है इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है यहाँ पे समझिए। दिस कंजर्वेटिज्म एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम्स, वैल्यूज। जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो पुराने वैल्यूज है सोसाइटी के, उनको ये इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको सिग्निफिकेंस मानते हैं। देन कंजर्वेटिव अटैच टू एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, जो पहले से एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है उसमें बिलीव है। किस तरीके के, जो मोनार्किकल सिस्टम है, चर्च का जो सिस्टम था पुराना, सोशल हायरार्की जो था पुराना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी मतलब कुछ गिने चुने लोगों के पास ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सबके पास नहीं होनी चाहिए। फैमिली शुड बी प्रिजर्व, मतलब जो फैमिलीज के वैल्यूज हैं, सोसाइटी के वैल्यूज हैं, ये सारी चीजों को प्रिजर्व करना चाहिए। मतलब जो पुरानी परंपराएं हैं उनको बिल्कुल खत्म नहीं करना है, उनको जिंदा रखना है। दे आर कॉल्ड कंजर्वेटिव्स। सो प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट। हाँ, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ये है जो कि इससे रिलेटेड है इस टॉपिक से, कि प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट। अब क्या है, 1815 के बाद ये जो कंजर्वेटिव लोग हैं इनकी सोच में कुछ फर्क आता है, कुछ सोच में कुछ चेंजेस आते हैं। अब क्या है कि पहले जो कंजर्वेटिव लोग थे वो चाहते नहीं, जो पुरानी चीजें एकदम बिल्कुल एज इट इज बनी रहनी चाहिए। 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव लोग थे इनका अब ये सोच हुआ कि जो पुरानी चीजें हैं उनको मतलब बदलेंगे तो सही, लेकिन जो हमारे लिए फायदेमंद होगी उन्हीं को बदलेंगे। ठीक है, सारी चीजों को हम नहीं बदलेंगे, सारी चीजों को, सारे जो पुराने इंस्टीट्यूशन से सारे जो वैल्यूज हैं उनमें जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा उसमें हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे, सब पूरी ड्रास्टिक मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के कंटेंट पे और यहाँ पे देखते हैं कि आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, आई होप कि सबको कंजर्वेटिज्म समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा और चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी ये पता चले कि आपको किस तरीके से चीजें समझ में आ रही है, ताकि आने वाले वीडियोस में हम उसी तरीके की कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। अभी बहुत जल्द ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको सिविक्स का भी चैप्टर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहां पे इन चीजों का ध्यान रखें। After defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by the spirit of conservatism. क्या होता है कि ये 1789 में जो रिवॉल्यूशन होता है और 1815 में फाइनली क्या होता है कि इसके बीच में फ्रांस में एक हीरो आता है, वो हीरो का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने काफी बड़े बड़े चेंजेस किए, काफी बदलाव किए और सोसाइटी को अब ये फील होने लगा कि मतलब इन चेंजेस से हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे बदलाव लाए जा सकते हैं और हमारा लाइफ जो है वो काफी बेहतर हो सकता है। तो 1789 से लेकर 1815 तक का जो पीरियड है, ये हम एक तरीके से मान लें तो नेपोलियन का पीरियड था। ठीक है, नेपोलियन डोमिनेट रहा पूरे फ्रांस में भी और पूरे यूरोपियन पॉलिटिक्स में। So after defeat of Napoleon in 1815, नेपोलियन को कौन हराया, कैसे हराया, अभी आगे के टॉपिक्स पर, मतलब इसी टॉपिक में आगे के पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि 1815 में जब नेपोलियन की डिफीट हो जाती है तो उसके बाद
जो यूरोप का पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कंजर्वेटिव लोग हावी हो गए, कंजर्वेटिव डोमिनेंट हो गए। अब तक क्या था, ये जो लिबरल सोच वाले लोग थे वो डोमिनेंट थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो डोमिनेंट थे, ठीक है। मतलब क्यों इनको लिबरल कहते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात करते हैं, मतलब एक तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सबको पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब तक 1850 तक ये सारी चीजें चल रही थी और ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, जो हीरो है इस पीरियड का, वो किसके साथ लड़ रहा है, कंजर्वेटिव के साथ। जो कंजर्वेटिव आइडियाज हैं, कंजर्वेटिव आइडियाज वाले लोग हैं, उनके जो सोच है उनको चैलेंज कर रहा है। तो 1815 के बाद ये जो सोच है ये धीरे धीरे यूरोपियन सोसाइटी में हावी होगी। मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज a return to the pre-revolutionary society। अब क्या है कि ये जो कंजर्वेटिव सोच वाले लोग हैं, कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं, इनका क्या मानना है कि मतलब दे डिड नॉट प्रपोज रिटर्न टू द प्री-रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी। पुरानी चीजें बनी रहे, पुराने ट्रेडिशन वैल्यूज को एम्फेसिस दिया जाए, उसको एम्फेसाइज किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोसाइटी को हम फिर से पुराने ढर्रे पे लेके चलें, ठीक है। जो पुराना सिस्टम था एज इट इज हम फिर से उसको रिस्टोर करें, बिल्कुल नहीं कर सकते। ज्यादातर जो कंजर्वेटिव सोच वाले लोग थे अब के बाद 1850 के बाद, उनका क्या मानना था कि हम प्री रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी में नहीं लेके जाएंगे, सोसाइटी को चेंज करेंगे, ठीक है, कंप्लीटली चेंज नहीं करेंगे। जो चीजें हमारे लिए सुटेबल है टाइम के हिसाब से, जो हमारे सुटेबल लगती है, उन चीजों को अडॉप्ट करेंगे, नई चीजों को, बाकी चीजों पुरानी चीजों को फिर से हम एज इट इज रखेंगे। They realized from the Napoleonic initiatives that modernization could in fact strengthen traditional institutions like monarchy। क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट के इस पीरियड में, ठीक है, 1790s से लेकर 1850 तक यूरोप में, फ्रांस में कई इनिशिएटिव्स लिए। जैसे हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स लाया, जो जर्मनी का जो एरिया था वहाँ पे 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन बनाया और वहाँ पे फ्री ट्रेड, मतलब कोई भी जो कस्टम बैरियर था वो सारे तोड़ दिए। तो इससे एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो देखने को मिला वहाँ पे, उससे लोगों को एक होप जगी कि नहीं, हाँ, हमारे लिए भी कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो क्या हुआ कि ये जो नेपोलियन के इनिशिएटिव्स लिए थे, मॉडर्नाइजेशन थे, उन चीजों को इनने मतलब ये जो कंजर्वेटिव थे, उन सारे इनिशिएटिव को देख करके इनको ऐसा फील हुआ कि इससे जो मोनार्किकल सिस्टम है, जो पुराना जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको स्ट्रेंथन मिलेगा, उनको एक बल मिलेगा, एक ताकत मिलेगी अगर हम उनको मॉडर्नाइज करके अडॉप्ट कर लेते हैं। इट वुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अगर हम उनको मॉडर्नाइज करके अडॉप्ट कर लेते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि स्टेट पावर को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। बात यहाँ पर ये आती है कि बनाया तो जा सकता है, ठीक है, कंजर्वेटिव को ये फील हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, मोनार्किकल सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, स्टेट पावर को इफेक्टिव किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि हाँ, कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखने के लिए हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और अगले पॉइंट पे समझते हैं कि किस तरीके से ये चीजें अडॉप्ट करके ये सिस्टम मतलब मॉडर्नाइज तरीकों को अडॉप्ट करके और इस पुराने सिस्टम को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अगले पॉइंट पे हम देखते हैं कि ये जो कंजर्वेटिव्स की सोच थी कि
नेपोलियन बोनापार्ट ने जो इनिशिएटिव्स लिए थे, इसको हम अगर मॉडर्नाइज करके अडॉप्ट कर लेते हैं तो जो मोनार्किकल सिस्टम होगा उसको एक बल मिलेगा, एक स्ट्रेंथ मिलेगी। कैसे? अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। देखिए क्या है कि जो पुराना पहले 1789 से पहले जो मोनार्क होता था उसके पास आर्मी तो होती थी, लेकिन वो मॉडर्नाइज नहीं थी। ठीक है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न हथियार उनके पास नहीं होते थे, तो आर्मी होते हुए भी क्या था, उसकी पोजीशन वीक थी, उतना मजबूत नहीं था। अब क्या होगा, अगर मॉडर्नाइज आर्मी होगी, मोनार्किकल सिस्टम, जैसा कि अभी कंजर्वेटिव्स बोल रहे हैं 1850 के बाद हम मोनार्किकल सिस्टम को फिर से रिस्टोर करेंगे, तो अब आगे अगर मोनार्किकल सिस्टम आती है और उसके पास मॉडर्न आर्मी होगी मोनार्क के पास, तो उसकी पोजीशन ऑब्वियसली है कि स्ट्रेंथन हो जाएगी। एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, मतलब पहले क्या था, राजा ही सब कुछ होता था, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था। राजा और राजा के आसपास जो कुछ गिने चुने अधिकारी होते थे वही पूरे स्टेट अफेयर्स को मैनेज करते थे। अब क्या हुआ, नीचे के लेवल तक एक पूरी ब्यूरोक्रेसी क्रिएट कर दी थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो अगर ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाता है तो क्या होगा कि इस मोनार्क को एक स्ट्रेंथन मिलेगा, एक बल मिलेगा। डायनेमिक इकोनॉमी क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, फिर 39 स्टेट्स का जो कॉन्फेडरेशन बनाया था, वहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से स्मूथ इकोनॉमी चल रही है और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो किस तरीके से फ्लरिश हो रही है। तो अगर वैसा सिस्टम मिलेगा किसी भी मोनार्क को तो क्या होगा, उसकी पोजीशन ऑब्वियसली इकोनॉमिक पोजीशन भी मजबूत होगी। एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम, ठीक है, मतलब ये जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम समझ लीजिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक राजा है और उसकी ये टेरिटरी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं राजा हूं, आप अपने आप रख लीजिए यहाँ पे मी की जगह पे, और आपका ये पूरा टेरिटरी है, तो इस पूरे टेरिटरी को आप मैनेज कर नहीं पाएंगे। ठीक है, पुराने टाइम में क्या होता था, जो खेती बाड़ी होती थी उससे जो टैक्सेस आते थे वही मेन सोर्सेज थे स्टेट के इनकम के। तो राजा क्या करता था कि छोटे छोटे एरियाज को वो डिवाइड कर देता था और लैंड लॉर्ड्स को दे देता था। ठीक है, जैसे ये छोटे छोटे एरियाज में लैंड लॉर्ड्स को दे दिया। आप अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप राजा हैं और इतने सारे स्टेट्स को आपने दूसरे जमींदारों को दे दिया। अब ये जमींदार क्या करेंगे, उसके ऊपर दासों को रखेंगे, ठीक है, गुलामों को रखेंगे, और गुलाम को रख करके क्या करते थे, इसके ऊपर खेती करवाते थे और कुछ हिस्सा उसको राजा को पहुंचा देते थे। अगर राजा की स्थिति कमजोर हो जाती थी तो क्या होता था, ये अपने आप को ऑटोनॉमस अनाउंस कर देते थे कि अब हम यहाँ के राजा हैं। तो अब इस तरीके का भी कोई डर भय नहीं रहेगा, किसी मतलब मोनार्क के पास इस तरीके का डर भय नहीं रहेगा कि मतलब अगर हम क्योंकि एबॉलिश करेंगे फ्यूडलिज्म को, सर्फडम को, तो जब हमने सर्फडम को फ्यूडलिज्म को एबॉलिश ही कर दिया तो ऑब्वियसली इनकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई। सो दिस स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्किकल सिस्टम इन यूरोप। ठीक है, मतलब मोनार्किकल सिस्टम को इन सारी चीजों को अडॉप्ट करके क्या मिलेगा, एक मजबूती मिलेगी। अब जो 1789 से पहले का मोनार्क हुआ करता था और 1850 के बाद जो मोनार्क आएगा, जो कंजर्वेटिव आइडियाज यहाँ से हावी हो रही है, तो इन दोनों के पोजीशन में काफी डिफरेंसेस हैं। 1850 नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो 1850 में क्या होता है, नेपोलियन को हराते हैं कौन कौन मिलके, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये जो कंबाइंड फोर्सेस हैं इन सब ने मिलकर के यहाँ से इसका नामो निशान हटा दिया, खत्म कर दिया। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट एग्जिट हो जाता है इस स्टेट से, तो उसके बाद एंट्री हो जाती है किसकी,
कंजर्वेटिव्स के। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस कंट्रीज, विच कंट्रीज, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होते हैं कहां पे? दे मेट एट वियना। वियना जो आज मॉडर्न ऑस्ट्रिया है उसका कैपिटल है वियना, ठीक है। तो वियना में मिलते हैं और यहाँ पे किस लिए मिलते हैं? टू ड्रॉ अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। मतलब अब जो यूरोप में एक डोमिनेंट फोर्स था उसके खत्म हो जाने के बाद, उसके चले जाने के बाद अब यूरोप किस तरीके से फंक्शन करेगा, वहाँ की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो सिस्टम होगा किस तरीके से फंक्शन करेगा, क्या सेटलमेंट होगा, उसको एक रोड मैप तैयार करने के लिए, एक उसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ये जो कंट्रीज हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होते हैं वियना में, जिसको यूरोपियन हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में वियना कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो दे मेट एट वियना टू सेटल द यूरोपियन सिस्टम। So this Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich। अब ये जो मीटिंग बुलाई गई उसका होस्ट कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। भाई इस नाम से कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जो नाम दिया गया है ड्यूक मेटरनिच, इससे कोई कंफ्यूज मत होना। ड्यूक मेटरनिच एक पर्सन, एक इंडिविजुअल का नाम है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उस टाइम का ड्यूक मेटरनिच था, ठीक है। उसी ने इस मीटिंग को होस्ट किया और इस मीटिंग में, इस कांग्रेस का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मिले थे वियना में, इन्होंने क्या ड्रॉप किया, क्या सेटलमेंट हुआ यूरोप के लिए, उसको हम देखते हैं अपने अगले पॉइंट को जाते हैं हम अपने। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ड्यूक मेटरनिच ने, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने, जो ये कांग्रेस को होस्ट किया था ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में, ठीक है। यहाँ पे इस वियना कांग्रेस के क्या आउटकम थे इसको देखते हैं। द बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया, फिर से बुला दिया गया, ठीक है। मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जिस डायनेस्टी ने अपना पावर खो दिया था उसके पावर को फिर से फ्रांस में रिस्टोर कर दिया। एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इस वियना कांग्रेस के जरिए कि एक जो पावर खत्म हो गई, एक नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसके बाद से ये जो चार कंट्रीज हैं इन्होंने मिलकर के यूरोप को अपने हिसाब से बांट लिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज एक्वायर की थी, जितनी भी टेरिटरीज अनेक्स की थी, अनेक्स करने का मतलब कि किसी टेरिटरी के ऊपर आप अटैक करें, उसको जीत लें और जीत करके अपने स्टेट में मिला लें, दैट इज कॉल्ड एनेक्सेशन। तो जो एनेक्सेशन किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, जिन टेरिटरीज को उसने अपने स्टेट में मिला दिया था, उस टेरिटरी को फिर से फ्रांस ने इस वियना कांग्रेस के जरिए खो दिया। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in the future। अब क्या हुआ कि ये जो पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज थे, मतलब फ्रांस की पावर खत्म होने के बाद, ये जो रशिया है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रिया है, प्रशिया है, तो इन चारों ने क्या किया कि फ्रांस के आसपास छोटे छोटे स्टेट्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी ये क्लास है, इस क्लास में मान लीजिए कि आपका ये ब्लैक बोर्ड हो गया, आप इधर की तरफ बैठते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो बुली, ठीक है, बार बार दूसरों को अटैक करता हो और एक दिन सबने मिलकर के उसकी धुलाई कर दी और उसके बाद सारे क्लास की मीटिंग हुई कि अब किस तरीके से क्लास चलेगा ये बताओ। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो बुली है, थोड़ा बदमाश सा बच्चा है, इसके आसपास थोड़े शरारती बच्चों को बिठा दिया कि जब ये बदमाशी करे तब तुम मिल जाओ उससे, जिससे कि ये बाहर निकल ही नहीं आता, मतलब एक जाल बिछा दी। उसी तरीके से फ्रांस को क्या किया
चारों तरफ से छोटे छोटे स्टेट से घेर दिया, ताकि अब फ्रांस पहले की तरफ फिर से बाउंस बैक न कर जाए, ठीक से फिर से उसका पावर रिस्टोर ना हो। किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में क्या किया गया, ये जो नीदरलैंड्स है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ, नॉर्थ में ये चीज सेटअप कर दिया गया। एंड जेनेवा वाज एडेड टू पीडमोंट इन साउथ, ठीक है, जेनेवा का जो एरिया है साउथ में पीडमोंट के साथ इसको अटैच कर दिया। फिर आगे किस तरीके की टेरिटरी डिवाइड हुई उसको देखते हैं अगले पॉइंट में। तो आगे और क्या व्यवस्था कर दी गई, प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, ठीक है, वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे प्रशिया को कुछ न्यू इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई। ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल किसके हाथ पे दे दिया गया, थमा दिया गया, ऑस्ट्रिया के हाथ में। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स रिमेन्ड अनटच्ड, वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर दिस वियना कांग्रेस ऑफ 1850। जर्मन कन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स क्रिएट किए गए थे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, इसको अनटच्ड रखा गया, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो अभी हमने जो पीछे पॉइंट बताया कि ये जो न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850 है, जिसमें क्या था कि उन चीजों को अडॉप्ट करना जो कि कंजर्वेटिव्स के लिए फायदेमंद, उन चीजों को मॉडर्नाइज करना, या जो मॉडर्नाइज किया गया था नेपोलियन के द्वारा, उन चीजों का एज अडॉप्ट कर लेना जो कि उनके लिए फायदेमंद है। तो 39 कॉन्फेडरेशन, ये जर्मनी का जो था, यहाँ पे स्मूथ इकोनॉमिक फ्लो क्रिएट कर दिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो कस्टम बैरियर्स थे उसको हटा करके ट्रेड इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। तो ये जो आपको कंजर्वेटिव है उनको ये फील हुआ कि अगर हम इनके साथ फिर छेड़छाड़ करेंगे तो इकोनॉमिक कंडीशन फिर से खराब हो सकती है। तो इस 39 स्टेट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, उसको एज इट इज इंटैक्ट रखा गया। इन द ईस्ट प्रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड व्हाइल in the east Russia was given part of Poland while Prussia was given portion of Saxony, ठीक है। ये सब टेरिटरी है, एरिया है, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि सेक्शन कहां से आएगा। तो इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, ईस्ट साइड में पोलैंड का जो रशिया के साथ बाउंड्री लगती है वो एरिया दे दिया गया किसको, रशिया, पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया गया रशिया को। और प्रशिया वाज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सनी, सैक्सनी का कुछ हिस्सा रशिया को दे दिया गया। अब इस वियना कांग्रेस का जो मेन इंटेंशन था, क्यों बुलाया गया, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। और इस प्रोविजंस को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके, ताकि इससे एक क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मेन इंटेंशन जो था इस वियना कांग्रेस का ये था कि टू रिस्टोर मोनार्कीज, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो मोनार्किकल सिस्टम को यूरोप से उखाड़ फेंका गया था, यूरोप से खत्म कर दिया गया था, उसको फिर से रिस्टोर किया गया। कंजर्वेटिव चाहते थे कि फिर से वो मोनार्किकल सिस्टम को लाया जाए, लेकिन एज इट इज जो पुराना मोनार्किकल सिस्टम था वो ना, अभी हमने बताया कि मॉडर्नाइज आर्मी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ठीक है, ये सारी सिस्टम के साथ मोनार्किकल सिस्टम को रिस्टोर कर दिया एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। मतलब अब जो पुराना कंजर्वेटिव था, जो पुराने कंजर्वेटिव थे 1789 से पहले या 1789 से लेकर के 1815 के बीच जो कंजर्वेटिव सोच थी, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके, उसको थोड़ा चेंज करके एक नई कंजर्वेटिव ऑर्डर 1815 के बाद यूरोप में इंट्रोड्यूस की जाए, और वो चीजें लाई है। दैट वाज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस वियना कांग्रेस। अब चलते हैं थोड़े से कुछ बचे हुए पॉइंट हैं उनको देखते हैं और फिर तो कंजर्वेटिव रेजिम्स सेटअप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। 1815 के बाद
यूरोप में जो कंजर्वेटिव ऑर्डर सेटअप किया गया वो ऑटोक्रेटिक था। जितने भी मोनार्क थे उनके पावर पे अंकुश लगाने के लिए कोई स्पेसिफिक मशीनरी नहीं थी। They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government। मतलब क्या था कि क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं था। ऑटोक्रेटिक मोनार्किकल सिस्टम का अब आप क्रिटिसिज्म करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, they did not tolerate it, they set up severe punishment for it। ठीक है, सो या उनके लेजिटिमेसी को लेकर के आप क्वेश्चन करेंगे कि जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसको लेकर के आपने कोई सवाल खड़े किए, देन इट वाज नॉट टॉलरेटेड बाय देम। They imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays, and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom during the French Revolution। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने क्या देखा था कि जो फिलोसफर थे, जो खासकर मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने एक अवेयरनेस सोसाइटी में क्रिएट की और उस अवेयरनेस का जो मेन जरिया था वो था क्या, न्यूज़पेपर थे, बुक्स थे, प्लेस थे, सॉन्ग्स थे। ठीक है, जिसके माध्यम से फिलोसफर्स के आइडियाज धीरे धीरे सोसाइटी में स्प्रेड हुए और लोग एक रेवोल्यूशन के लिए तैयार हुए। तो अब सेंसरशिप लॉज लगा दिए गए। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कंट्रोल्ड आइडियाज एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप बोल तो सकते हैं लेकिन क्या चीजें बोलेंगे ये गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है, या जो सेंसर बोर्ड होगी वो तय करेगी। ठीक है, कि आपको अपनी बात रखनी है तो किस तरीके से रखनी है। तो बुक्स में, प्लेस में, सॉन्ग्स में जो लिबर्टी या फ्रीडम के जो आइडियाज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, उनको क्या कर दिया, सेंसर्ड कर दिया गया, अब उनको कंट्रोल कर दिया। One of the major issues taken up by liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press। तो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म किया इस नए कंजर्वेटिव ऑर्डर के इस्टेब्लिश होने के बाद कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जरूर होनी चाहिए, कम से कम मतलब ये जो फ्रीडम है वो होनी चाहिए। अब इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है उसमें देखेंगे रिवोल्यूशनरीज के क्या, मतलब एक ऑर्डर इस्टेब्लिश होगी तो उसके काउंटर में दूसरी चीजें आएंगी। ठीक है, जैसे अभी क्या चल रहा था, नेपोलियन के मतलब जो नेपोलियन का रेजिम चल रहा था उसके दौरान लिबरल आइडियाज डोमिनेट चल रही थी। जैसे ही नेपोलियन खत्म हुआ, पावर खत्म हुआ, उसके बाद कंजर्वेटिव हावी हो गए। तो अब ये कंजर्वेटिव्स के जो सिस्टम जिन्होंने क्रिएट की है, इस सिस्टम से जो लोगों को परेशानियां आ रही हैं, इसके काउंटर में क्या चीजें आने वाली हैं, ठीक है, दैट विल बी लेड बाय द रिवोल्यूशनरीज। तो अगला टॉपिक हम रिवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो रिवोल्यूशनरीज के बारे में होगा, जो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं टॉपिक को। हमने पढ़ा न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, जहां पे हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि टॉपिक का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 1789 और 1815 के बीच में सोसाइटी को चेंज करने की बात चल रही थी। तो इसको लेकर के तीन तरीके के आइडियाज हमारे, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। तो ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, यहाँ पे इनके आइडियाज ऐसा नहीं था कि 1815 में अचानक से ये आइडिया है। 1815 के बाद आया कंजर्वेटिज्म, लेकिन ये कुछ मॉडर्नाइजेशन के साथ है, इसलिए इसको नाम दिया गया न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। यहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को 4 देशों में मिलकर के ब्रिटेन, प्रसिया, ऑस्ट्रिया एंड रसिया, इन 4 देशों में मिलकर के हराया था। उसके बाद से नई कंजर्वेटिव आइडियाज सेटअप किए गए। फिर इन्हीं 4 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव वियना में इकट्ठे होते हैं, यूरोप को एक नए तरीके से सेटअप किया जाता है और फिर नई कंजर्वेटिव आइडियाज सेटअप की जाती है। तो
तो ये चीज हमने देखा इस पूरे टॉपिक में। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से इनको रीप्ले करके देख लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले आपसे फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो कैसा लगा, चीजें समझ में आई, कोई फिर भी डाउट रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।